हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, पूनम दलाल दहिया की बुक से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना 10th चैप्टर। ये भी आपका चैप्टर जो है वो अर्ली मेडिवल इंडिया की एक्सटेंशन ही है। प्रीवियस चैप्टर जो था उसी में ये वाली चीज़ कवर होनी चाहिए थी जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वो फिर चैप्टर जो है वो इकलौता 100 पेजों का बन जाता। इसलिए राइटर ने यहाँ पर इसको एक अलग चैप्टर का नाम दे दिया है, अलग चैप्टर बना दिया है। अब अगर आप इसके टाइटल को देखोगे, यहाँ पर कुछ आपको बहुत प्रोमिनेंट टाइटल या फिर कुछ बहुत दिलचस्प टाइटल नहीं देखने को मिलेगा। सिंपली इन्होंने यहाँ पर लिखा है द पीरियड फ्रॉम 1000 to 1200 सी नॉर्दर्न इंडिया। सिंपल सी बात है, यहाँ पर बात हो रही है, जैसा कि हम बात कर रहे थे, कि जो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटा एम्पायर्स थे, इनका जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, जैसे कि हम टाइम पीरियड को पढ़ रहे थे उत्तर भारत के अंदर 600 से 1200 सी तक का। अगर हम इसको 600 से 1200 सी तक का जो टाइम पीरियड है बाइफरकेट करने पर आए, अगर 150 साल कवर करें शुरू के 600 से 750, तो हमें देखने को मिलेंगे पुष्य भूतीस ऑफ थानेसर हरियाणा, मोखारीस ऑफ कन्नौज यानी कि यूपी। फिर अगर हम आगे चलें 750 से 1000, 750 से 1200 में अगर हम बाइफरकेशन करें 750 से 1000, तो गुज्जर प्रतिहार ऑफ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, पाल रूलर्स ऑफ बंगाल, राजकोटा रूलर्स ऑफ डेक्कन। अब जब इनका डिसइंटीग्रेशन होगा तो छोटे छोटे किंगडम जो है वो इमर्ज होंगे, और ये 200 साल तक लगभग ये वाली प्रक्रिया चलेगी, 1000 से 1200 सीई तक की टाइम पीरियड। अब इसको ही हमें जो है सेपरेट चैप्टर में देखना है, और उसके लिए सेपरेट चैप्टर है आपका 10 चैप्टर, द पीरियड फ्रॉम 1000 to 1200 सी नॉर्दर्न इंडिया। बात सिर्फ इसी टाइम पीरियड की होगी यहाँ पर, नॉर्दर्न इंडिया उत्तर भारत, और 1000 to 1200 सी स्मॉल रीजनल किंगडम्स विच गॉट इमर्ज्ड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रतिहार, पाल एंड राजकोटा रूलर्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी इसी बात से कुछ मिलता जुलता है जो कि मैंने अभी आपको समझाई। राइटर आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करा था, जो टाइम पीरियड है फ्रॉम 1000 to 1200 सी उत्तर भारत के अंदर, इसको माना जाता है एज एन एज ऑफ कन्फ्लिक्ट। जो ट्राइपार्टाइट पावर्स जो थी, राजकोटास, पालास एंड गुज्जर प्रतिहर, उनका जब ब्रेकडाउन हुआ, इसकी वजह से बड़े छोटे छोटे जो किंगडम्स थे पूरे देश में हमें देखने को मिलते हैं। पूरे देश में यहाँ पर क्यों बात लिखी हुई है, क्योंकि इनका रूल भी अगर आप देखो चारों दिशाओं में फैला हुआ था। राजकोटास डेक्कन, पालास बंगाल, गुज्जर प्रतिहार वेस्टर्न इंडिया एंड थोड़ा सा नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट। फॉर एग्जांपल उत्तर भारत में जब डिसइंटीग्रेशन होता है गुज्जर प्रतिहार एम्पायर का, इट रिजल्टेड इन द इमर्जेंस ऑफ वेरियस राजपूत स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट राजपूत डायनेस्टीज। ये वाली बात हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में, सच एस चमांस, चौहान्स, चंडेलास एंड परमार ऑफ मालवा रीजन। ये जो स्टेट्स थी ये आपस में लड़ रहे थे उस टाइम पर, एंड दे रेजिस्टेड द टर्किश अटैक फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया लेड बाय महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गोरी इन 11th and 12th centuries। बट आपस में यूनाइट नहीं हो सके, और इवेंचुअली इनके इन्वेडर्स ने इन पावर्स को हरा दिया। सेम चीज़ बिल्कुल अगर आप यहाँ पर आओगे ना, सेम पैराग्राफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये डिट्टो पैराग्राफ इन्होंने उठाकर अगले चैप्टर में डाला हुआ है, वही चीज़ है सारी की सारी। देखो 11th-12th सेंचुरीज, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, और जब ये गुज्जर प्रतिहार एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसकी वजह से बड़े सारे राजपूत स्टेट्स इमर्ज हुए, लाइक चमांस, चौहान्स जिनको कहा जाता था, चंडेलास एंड परमार ऑफ मालवा रीजन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राजपूत क्लैंस की। इन द अर्ली 12th सेंचुरी जो टर्म है ये राजपूत, इट केम इनटू प्रोमिनेंस। इससे पहले आप ये टर्म नहीं सुनोगे, इस टाइम पर ज़्यादा प्रचलित होने लगी ये वाली टर्म, विच रेफर टू सर्टेन स्पेसिफिक लीनेज बेस्ड क्लैंस। मतलब लोगों का एक जुट, एक ग्रुप जो कि
ऐसा मान रहे हैं वो लोग कि हम सारे लोग एक ही खानदान से बिलोंग करते हैं, हम सबका एक ही खून है, कॉमन एंसेस्ट्री है, कॉमन लीनेज है। द बेसिस ऑफ राजपूत सोसाइटी वॉज अ क्लैन, और हर एक जो क्लैन थी इट ट्रेस इट्स डिसेंट फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। अब चाहे वो रियल में थे, चाहे वो इमेजनरी फिगर थे उनके जो एंसेस्टर थे, लेकिन ये अपने आप को एक समूह, एक ग्रुप, एक जुट का पार्ट मानते थे और ये बोलते थे कि हम एक ही खानदान से एक ही कॉमन एंसेस्ट्री को डिराइव करते हैं। ठीक है, कुछ जो हिस्टोरियंस हैं उनका ये मानना है that they were the descendants of various groups of foreign invaders such as Shakas, Kushans and Hun tribes। ये उनके वंश हैं फॉरेन इन्वेडर्स के, एंड सो ऑन, जो कि जनरली सेटल हुए राजस्थान के इलाके में, और आगे चलकर कुछ सालों के बाद ये भारत के समाज के अंदर ये मिक्स हो गए एंड दे इमर्ज एज वॉरियर क्षत्रिय क्लास। राजपूत को आप क्षत्रिय कैटेगरी के अंदर ही डालोगे ना अगर ये वॉरियर क्लास है तो। लेकिन दूसरे ग्रुप के हिस्टोरियंस का ये भी मानना है दे कंसिडर्ड देम एज पार्ट ऑफ द क्षत्रिय वर्ण ऑफ द ब्राह्मणिकल सिस्टम। स्कॉलर्स लाइक बीडी चट्टोपाध्याय, उनका यह मानना है कि राजपूत क्लैंस इमर्ज ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स लाइक एक्सपेंशन ऑफ एग्रीरियन इकोनॉमी। अब यहां पर एक बात अगर आप देखो, यहां पर जो ये बात लिखी जा रही थी कि दे इमर्जेस वॉरियर क्लास, वॉरियर क्लास ठीक है, लेकिन अगर ये हिंदुस्तान के अंदर है तो ये क्षत्रिय वर्ण का पार्ट है, अगर ये बाहर से आए हैं तो ऑब्वियसली बात है हम ट्राइबल्स को यहाँ पर जो है वर्ण सिस्टम का, लोकल वर्ण सिस्टम का पार्ट नहीं मानेंगे, या फिर बाहर के किसी भी फॉरेन इन्वेडर्स को हम लोग वर्ण सिस्टम का पार्ट नहीं मानेंगे, भले ही वो वॉरियर्स क्यों ना हो। लैंड जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा गया अमंग रॉयल किंग्समैन, इसकी वजह से क्या हुआ, जो लोकल चीफ से देवर अलाउड टू एक्वायर इन अ फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल पावर, ताकि वो अपनी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को एस्टैब्लिश कर सके। अलग अलग क्लैंस के बीच में जो कोलैबोरेशंस हमें देखने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अलायंस के किसी और राज्य को, किसी और रीजन को अगर हराना है, या मैट्रिमोनियल अलायंसेस के आपस में बहुत ज़्यादा भेदभाव चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो चलो क्यों ना हम एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करें। एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्रेसेस ऑन एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल, इतने ज़्यादा बड़े स्केल पे कभी फोर्ट्रेस जो है वो बनाए नहीं गए। इट लेड टू द कंसोलिडेशन ऑफ द क्लैन स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर इंटरनल फ्यूड, इंटरनल राइवलरी नहीं है राजपूत के बीच में, ये एक दूसरे को मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, दीज क्लैंस डोमिनेटेड अ कॉम्पैक्ट टेरिटरी, प्रोमिनेंटली कहां पर, राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में। अटैचमेंट टू लैंड, फैमिली एंड ऑनर, दे वर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बाय राजपूत क्लैंस। अब अगर ये पावर में कल को आते भी हैं, दिक्कत इनके सामने वही है जो अभी तक हम इतिहास के पन्नों में बाकी रूलर्स की देखकर आ चुके हैं, कि आप अपने आप को रूलर कहो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जनता आपको रूलर माने। तो इन ऑर्डर टू एक्वायर लेजिटिमेसी एंड ऑथेंटिसिटी फॉर द न्यूली एक्वायर्ड पोजीशन इन द आइज ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जनता को यहां पर बोला जा रहा है। राजपूत क्लैंस के ये जो लोग थे, ये ब्राह्मण को इनवाइट करते थे फ्रॉम गंजरी डेल्टा और दूसरे रीजन से, वही सेम प्रक्रिया जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं सारे चैप्टर्स में, टू परफॉर्म रॉयल रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, एंड इन रिटर्न ब्राह्मणों को क्या मिलता था, देवर गिवन लैंड, ब्रह्मदेव हुआ ना ये भी, और दूसरी चीजें एज दक्षिणा फी। ब्राह्मण्स को यह भी बोला जाता था, ब्राह्मण प्रीस्ट को, देवर ऑल्सो आस्क्ड टू राइट अबाउट द राजपूट्स इलस्ट्रियस एंसेस्ट्री, मतलब जिसको वो कभी कभार बनावटी तौर पर दिखाते थे, बहुत ग्रैंडियर स्टाइल में बताते थे। और ऑब्वियसली बात है कि ब्राह्मणों को अगर, ब्राह्मण प्रीस्ट को अगर ज़मीन मिल रही है और दक्षिणा अगर अच्छी खासी अगर मिल रही है, तो वो तारीफ़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और ये तारीफ़ भी ऐसी लाइक इन द फॉर्म, मतलब
आप इसको कंपेयर कर सकते हो प्रशस्ति की तरह, और वो भी एग्जैजरेटेड, काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेटेड। लिंकिंग देम विद लॉर्ड राम, सूर्यवंश है ये लॉर्ड कृष्णा, ये चंद्रवंश है। इन ऑर्डर टू क्लेम अ डिग्निफाइड पोजिशन अमंग द वॉरियर क्लासेस। कुछ जो क्लैंस थे दे ऑल्सो क्लेम्ड अग्निकुल ओरिजिन फॉर देमसेल्व्स, कि वो अग्निपुत्र है। वो एक मिथ को रेफर करते थे अपनी इस चीज को बताने में, वेयर इन दीज क्लैंस इमर्ज आउट ऑफ द सेक्रीफिशियल फायर ऑफ सेज वशिष्ठ ऑन माउंट आबू। माउंट आबू कहां पर है? राजस्थान में। कि राजस्थान के अंदर ऋषि वशिष्ठ जी ने सेक्रीफिशियल फायर परफॉर्म करी थी, हवन परफॉर्म करा था। उस हवन की आग से, उस हवन की ज्वाला से ये राजपूत क्लैन जो है वो निकले हैं, राजपूत निकले हैं, और इसलिए इनको बोला जाता है अग्निकुल। 4 अग्निकुल राजपूत क्लैंस जो आइडेंटिफाई करे गए हैं वो कौन कौन से थे? गुज्जर प्रतिहर, इनको भी यही माना जाता है। चमांस या फिर चौहान ऑफ अजमेर, चंडेलास ऑफ बुंदेलखंड एंड परमार ऑफ मालवा रीजन। इनके अलावा अकॉर्डिंग टू मेडिवल बाडी ट्रेडिशंस, मतलब बाडी ट्रेडिशन इन द सेंस के जो कहा सुनी बातें होती हैं जो कि लोगों को सच लगती हैं इतिहास के पन्नों में, हिस्टोरियंस भी उसको काफ़ी हद तक, क्योंकि वो एक रीजन में घूम रही होती हैं वो बातें, तो काफ़ी हद तक उस पर रिलाई करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पास कोई ठोस एविडेंस नहीं होता। अगर ऐसी बातों की अगर हम लोग बात माने तो देयर वर अबाउट 36 राजपूत क्लैंस विच इंक्लूडेड घादावलास ऑफ कन्नौज, तोमर ऑफ दिल्ली, सोलंकीस, और ये सोलंकी किसको बोला जा रहा है? द चालुक्यस ऑफ गुजरात। द चालुक्यस ऑफ गुजरात याद है, लेटा रीजन के, एंड सो ऑन। आपको एक बात बताता हूं मैं, दिल्ली के अंदर तोमर रूल काफी टाइम तक रहा। बहुत लंबे समय की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बहुत छोटे समय की बात भी नहीं कर रहा। तोमर रूल अच्छे खासे टाइम तक रहा। बस इन्हीं को हरा के श्रेय ना दिल्ली सल्तनत हावी हो जाती है दिल्ली पर। यही थे लास्ट। आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट चैप्टर बस आने वाला है, ठीक है। राजपूत सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये एक तरीके से क्लैन बेस्ड सोसाइटी में रह रहे हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर रह रहे हैं। इसके भी अपने ही खुद के फायदे और नुकसान थे। एक तो इससे फायदा क्या था? द सेंस ऑफ ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी एंड एगैलिटेरियनिज्म, कि सारे लोग इक्वल हैं, विच प्रिवेल्ड अमंग द राजपूत्स। इट वॉज बोथ एन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या? सेंस ऑफ ब्रदरहुड है, एगैलिटेरियनिज्म है, बट इट ऑल्सो मेड इट डिफिकल्ट टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द डिफरेंट क्लैंस, ठीक है। क्योंकि आप इनको फिर एक तरीके से कैसे ट्रीट करो? लाइक ओलिगार्की। ओलिगार्की के अंदर शांति व्यवस्था लाना, सबको इक्वल दर्जा देना और सबकी बात मानी जाए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर सब इक्वल है, अगर प्रिंसिपल हमें ये बोल ही रहा है राइटर की यहाँ पर इगैलिटेरियन प्रिंसिपल फॉलो होता था, यानी कि सब इक्वल है, तो कोई भी डिसीजन मेजोरिटी से तो लिया ही नहीं जाएगा। सारे के सारे डिसीजन कैसे लिए जाएंगे? कंसेंसस बेसिस पर। अब ये चीज़ इंश्योर करना काफ़ी डिफिकल्ट इसलिए भी हो जाता था, हर एक राजपूती राजा की अलग से ही अकड़ है, उसके अंदर अलग ही घमंड है अपनी बात कहने का, मनवाने का, और करवा चौथ रखी हुई औरतों की तरह रूठने का, ठीक है। तो दे ट्रीटेड वॉर एज अ स्पोर्ट विच लेड टू कंटिन्यूस वॉरफेयर अमंग देमसेल्व्स ओवर स्ट्रगल फॉर लैंड एंड कैटल। उनके पास ज़मीन इतनी ज़्यादा क्यों, हमारे पास कम क्यों, इस तरह की थिंकिंग को लेकर आपस में कभी कभार ये भी भिड़ते थे। बड़े सारे जो राजपूत रूलर्स थे ये हिंदूज थे, दो सम ऑफ देम सपोर्टेड जैनिज्म ऑल्सो। अब अगर ये जैनिज्म को सपोर्ट करते थे, और बात यहां पर कौन से रीजन की चल रही है? राजस्थान की। राजस्थान की चल रही है ना राजपूतों के कंटेक्स्ट में बात। जैसे अगर आप इनके अग्निकुल वाली स्टोरी को देखो तो ऋषि वशिष्ठ जी ने माउंट आबू में
ये हवन ऑर्गेनाइज करा था, है ना। और इनको बोला जा रहा है, वैसे तो ये ज़्यादातर हिंदूज ही हैं 95% केसेस के अंदर, लेकिन सम सपोर्टेड। अब देखो, सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप जैना हो, बस आप सपोर्ट दे रहे हो जैनिज्म को। इसलिए आपको ना माउंट आबू में, राजस्थान में, एक जगह एक मंदिर देखने को मिलता है। दिखा देता हूँ मैं आपको ये। दिलवाड़ा जैन टेम्पल। मैंने बुद्धिज्म जैनिज्म चैप्टर में इसका जिक्र करा था आपसे, आपको बताया था। दिस इज दिलवाड़ा जैन टेम्पल, माउंट आबू। ठीक है, बात करें अगर हम लोग चमांस या चौहान्स की, एक ही बात है। लेकिन ये और इनका ओरिजिन कहाँ से है? गुज्जर प्रतिहार के डिसइंटीग्रेशन के बाद, यानी कि, और गुज्जर प्रतिहार कहाँ पर थे? वेस्ट। वेस्ट इंडिया एज वेल एज नॉर्दर्न इंडिया, गंगा साइड की थोड़ा सा आसपास, है ना। तो चमांस या फिर चौहान्स, आप उनको कुछ भी कह लो, चमांस ऑफ शकंभरी रीजन, जिनको बोला जाता था चौहान्स ऑफ सांबर, दे रूल्ड इन पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में बिटवीन 7th एंड 11th सेंचुरी सी। दे वर द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलिंग फैमिली ऑफ चमान क्लैन। चमांस की ओरिजिनली कैपिटल उनकी थी, देखने को मिलती थी, वो थी शकंबरी। अगेन राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पर, विच इज आइडेंटिकल टू मॉडर्न सांबर नियर जयपुर एंड सपा सपादल कसा कंट्री, पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान। बाद में जो रूलर्स, लेटर रूलर्स जो थे, दे मूव द कैपिटल टू अजमेर एंड फॉर दिस रीजन दे आर ऑल्सो नोन एज चमांस ऑफ या चौहान्स ऑफ अजमेर। ओरिजिनली ये फ्यूडेटरीज थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे अंडर द छत्र छाया ऑफ गुज्जर प्रतिहार, लेकिन बाद में वही सिलसिला जो कि अभी तक हम इतिहास में देखते हुए आए हैं, आगे जाके रूलर जो है वो वीक पड़ेंगे, तो दे अज्यूम्ड इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग सिमराज। अब यहीं से कहानी को स्टार्ट करते हैं। राजा सिमराज 944 टू 971 सी, ही फाउंडेड द चौहान या फिर चौहान डायनेस्टी ड्यूरिंग 10th सेंचुरी सी, और इसने एक टाइटल अडॉप्ट करा था, वही महाराज अधिराज का। उसके बाद विग्रहराज 2 971 टू 998 सी। अब देखो ये चीज़ ना कभी अजीबो गरीब है यहाँ पर, जैसे अगर आप देखोगे इनका कोई 1 और 2 पुराना नाम नहीं है, और जैसे आप इसको देखोगे ये विग्रहराज 2 है, एकदम से इसके बाद देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट विग्रहराज 4। तो 1 नहीं दिखा, हमें 3 नहीं दिखा। अब इनके नाम ये ऐसे ही चलते थे। अब एक किस बेसिस पे ये अपने आप को 2, 3, 4 कह रहे हैं, लेकिन रूल कॉन्टिन्यूसली चलते जा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन ये अपने आप को नाम किस बेसिस पर दे रहे हैं, ये हिस्टोरियंस को क्लियर नहीं है ऐसा। हिस्टोरियंस लेकिन फिर भी परफेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लिखने की कोशिश करी है। तो विग्रहराज 2 डिफीटेड मूलराज 1, और गुजरात के ऊपर उसने कब्जा कर लिया, एंड ही कैप्चर्ड चित्तौड़। अजयराज 2 1110 टू 1135 सी, ये अगला इंपॉर्टेंट रूलर था, हु कैरिड ऑन एग्रेसिव पॉलिसी, डिफीटेड परमार एंड कैप्चर्ड द कैपिटल एट उज्जैनी। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ अजय मेरू अजमेर। उसके बाद विग्रहराज 4 1150 टू 1164 सी, इसको विसल देव भी बोला जाता था, जिसे दिल्ली के ऊपर, दिल्ली को छीना था, दिल्ली के ऊपर कब्जा करा था फ्रॉम तोमर्स इन 1151 सी। लेकिन बाद में उनको अलाउ करा गया कि हाँ तुम रूल कर सकते हो हमारे फ्यूडेटरीज बनकर। अकड़ देख रहे हो, खुद फ्यूडेटरीज थे, है ना, अंडर गुज्जर प्रतिहार, और अब कह रहे हैं कि हाँ अब तुम छत्र छाया में रूल कर लो।
हमारी और हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स बनकर। तो विग्रहराज 4 के अंतर्गत क्या हुआ था, इन चौहान रूलर्स ने दे ऑल्सो टुक पोजेशन ऑफ ईस्टर्न पंजाब, दे सेट एंड प्लंडर्ड गुजरात। और जो भी रिटन रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास इस टाइम पीरियड के, वो हमें ये बताते हैं दैट हिज किंगडम एक्सटेंडेड इन द नॉर्थ अप टू शिवालिक हिल्स एंड इन द साउथ अप टू उदयपुर। इसने भी अपनी कैपिटल मूव करी थी फ्रॉम सांबर शकंबरी टू अजमेर। इसका मुकाबला हुआ था, सामना हुआ था मालवा रीजन के परमार रूलर्स के साथ, विच वॉज प्रोबेबली रूल्ड बाय देयर फेमस रूलर भोज। ही पैट्रोनाइज लिटरेचर एंड ऑथर्ड ऑफ फेमस प्ले हरिकेली नाटक। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर था, इसके टाइम पीरियड पर वो चीज़ कंप्लीट हुई थी, एक मस्जिद था बेसिकली, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये आपने सुना होगा शायद से। ये इसी के टाइम पीरियड पर कंस्ट्रक्ट हुआ था। बात याद रखना नाम इसका, ये विग्रहराज 4 की बात हो रही है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये क्या है आज के टाइम में, क्या ये मॉस्क, ठीक है। उसके बाद सबसे फेमस रूलर जिसको आप बचपन से सुन रहे हो, पृथ्वीराज 3, 1177 to 1192 C. He was the most famous of all the Chauhans and is probably known as पृथ्वीराज चौहान या फिर राय पिथौड़ा। फेमस कहावतों में, बातों में जो प्रचलित है राजस्थान में। He scored victories over all his neighbors including the Chandela king परमार्दी, चालुक्या रूलर भीमटू एंड गाधवला रूलर जयचंद्र। इसने सबको हराया। ग्यारह साल की उम्र में राजगद्दी पर ही आकर बैठ गया था आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर सोमेश्वर, बट टुक द रेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन हिज हैंड जब वो सिर्फ 16 साल का हुआ। मतलब वही अकबर की तरह इसका फेट था, इसकी किस्मत थी। जैसे अकबर के उस टाइम पर रीजेंट कमांडर कौन थे, बैरम खान, सुने ना। तो ही लेड एन एक्सपेडिशन इन बुंदेलखंड अगेंस्ट द चंदेला रूलर, और उसकी जो कैपिटल थी महोबा। एंड इट वॉज इन दिस स्ट्रगल द फेमस चंदेला वॉरियर्स अलाह एंड उदल दे लॉस्ट देयर लाइव्स। इसने मोहम्मद गोरी को भी हराया था इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 सी में। अगले ही साल 1192 सी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन एंड सब्सिक्वेंटली एग्जीक्यूटेड हिम, यानी कि किलिंग कर दी गई, इसकी मर्डर कर दिया गया पृथ्वीराज चौहान का। जो ये सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में जो ये हारा, इट इज सीन एज अ लैंडमार्क इवेंट इन द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। इस्लाम का अराइवल तो मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में बता चुका था, लेकिन अब क्या बात हो रही है यहाँ पर, कौन से कॉन्क्वेस्ट की, टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट की, पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट की। टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट या फिर पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट की, ठीक है। और बड़े बड़े सारे सेमी लेजेंडरी अकाउंट्स में इसको डिस्क्राइब करा गया है पृथ्वीराज रसो, फेमस रूलर जिसने अपनी टेरिटरीज को बहुत अच्छे से गार्ड करा और किसी को भी मरते दम तक हावी नहीं होने दिया। टू ग्रेट पोएम्स पृथ्वीराज रसो एंड पृथ्वीराज विजय, दे वर रिटन बाय हिज कोर्ट पोएट्स। जो पृथ्वीराज रसो है वो लिखी है
चांद बरदई ने, और पृथ्वीराज विजय लिखी है जयनक ने। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ ये है, सिक्स्थ ये हरिराज, मोहम्मद गोरी। अच्छा, इसको किसने हराया? मोहम्मद गोरी ने ही हराया था। पहले इसने मोहम्मद गोरी को हराया था इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराई 1191। अगले ही साल 1192 में मोहम्मद गोरी ने फिर पृथ्वीराज चौहान को हराकर उसका मर्डर कर दिया। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी फॉलोड अप हिज विक्ट्री बाय द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अजमेर एंड दिल्ली, एंड ही प्लेस द यंग सन ऑफ पृथ्वीराज, गोविंद, एज हिज वेसल इन अजमेर। गोविंद वॉज dethroned एंड बैनिश्ड बाय पृथ्वीराज ब्रदर हरिराज। क्योंकि उसने मुसलमानों की छत्र छाया को एक्सेप्ट कर लिया था, तो उसे कमजोर राजा कहकर गद्दी से हटा दिया गया। और ये पृथ्वीराज का जो भाई है हरिराज, ये पृथ्वीराज के बेटे गोविंद का क्या लगा? क्या लगा? अरे यार, गोविंद का रिश्ता हरिराज के साथ क्या है? ब्रदर है ना पृथ्वीराज। गोविंद कौन है? इसका चाचा या क्या चाचा। है? चाचा होगा या ताऊ होगा, चाचा था। ठीक है, समझ गए ना? भाई कैसे लगा यार? पृथ्वीराज का भाई हो रहा है ना, भाई है ना हरिराज। तो मैं गोविंद और हरिराज के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि चाचा ने क्या बोला भतीजे को कि तुमने मुसलमानों की छत्र छाया को एक्सेप्ट करके राजपूतों की नाक कटवा दी है, तो तुम डिजर्व नहीं करते हो राजा बनने। देख रहे हो, उसका वैसल बन के रह रहा है अजमेर में। सत्ता का लालची हुआ ना एक तरीके से, कैसे भी करके बस पावर में रह लूं। तो गोविंद वॉज dethroned एंड बैनिश बाय पृथ्वीराज ब्रदर हरिराज फॉर एक्सेप्टिंग मुस्लिम सुजरेनिटी, उसकी पैरामाउंट सी। गोविंद देन एस्टैब्लिश द चौहान ब्रांच ऑफ राणा स्तंभपुरा रणथंबोर। हरिराज regained Ajmer and followed a policy of hostility against the conquerors of Delhi. Qutbuddin Aibak, he invaded Ajmer, he overthrew Hariraj and took the principality. और यहीं से अब कौन किसकी शुरुआत हो गई है? स्लेव डायनेस्टी। अब आएगा मजा। ठीक है, लेकिन उस मजे को हम देखेंगे अगले चैप्टर के अंदर। ठीक है, ये तो बेस्ट टाइम पीरियड था है ना, मुस्लिम इन्वेडर्स का यहाँ पर आना, और इनकी जो पॉलिसीज चलेंगी, कमाल की पॉलिसीज, ब्रिलियंट पॉलिसीज। सारी पॉलिसीज आप चाहे भले किसी की भी बात कर लो, पॉलिटिकल, इनकी पॉलिटिकल अप्रोच, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, इनकी कल्चरल पॉलिसीज, मतलब काफ़ी तारीफ़ के काबिल है वो। आज जितनी भी चीज़ें अभी ये जो तंदूरी खाते हो, तंदूरी पनीर, तंदूरी चाप, मुसलमान नहीं होते, ये इन्वेडर्स बाहर के नहीं होते, तो ये तंदूरी जैसा शब्द नहीं होता हिंदुस्तान में, जाली वर्क नहीं होता। तो चौहान डायनेस्टी, क्योंकि पता है ये क्या है, अब आपको लगेगा कि इनके आने से क्या है, बुराई है, ये बुराइयां हैं, आप बुराई करोगे इनकी कि यार ये सब कुछ गलत हुआ, ये हुआ वो हुआ। यूपीएससी जहाँ पर आपकी सोच खत्म होती है ना, वहाँ पर यूपीएससी की सोच शुरू होती है। इसका प्रूफ दिखाता हूँ मैं आपको। पेपर एक ये क्वेश्चन देखो, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दो हजार पंद्रह का क्वेश्चन है, टीना डाबी वाले साल का। सोच के देखो इस क्वेश्चन को।
हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी, डिस्कस। सोचो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के पहली बार इस क्वेश्चन को, करो टाइम वेस्ट अपना। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्रिटिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पैराग्राफ के ऊपर अगर मैं आपसे 45 मिनट बात कर सकता हूँ, आप अपने आप से 3 घंटे बात करा करो, क्योंकि उससे ना आपकी थिंकिंग खुलेगी। आपको क्या लगता है किताबें पढ़ने से आप जल्दी जल्दी खत्म कर लोगे अपना कोर्स, काफ़ी सिलेक्शन हो जाएगा? मुझे भी बता देना अगर हो जाए तो, मैं भी घर पे ही बैठा हूँ। तो हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अगर नहीं होते, ठीक है, तो आज़ादी की जो लड़ाई है, जो उसका रुख है, जो उसका रिजल्ट हुआ, आउटकम हुआ, वो सारे एस्पेक्ट कैसे होते, क्या डिफरेंस देखने को हमें मिलता। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कल को आ सकता है कि अगर इन्वेजन जो हुई बेकार हुई, लेकिन एक बार बताओ, यहाँ पर भी जो लोकल जो रूलर्स हैं हिंदुस्तान के, जिनको आप हिंदुस्तान के समझ रहे हो, क्या एकता है उनमें आपस में? बताओ, क्या ब्रदरहुड, क्या फ्रेटर्निटी की भावना है? हर कोई तो सत्ता का भूखा है। आपको पता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना इतिहास में कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी भी अगर ऐसा आंसर स्टार्ट करना हो तो आप हमेशा ये लिखा करो कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और इतिहास इस चीज़ का गवाह है। कैसे? छोटी सी हिंट बताता हूँ, दिल्ली सल्तनत में डिटेल में बात कराऊंगा, मैं करवाऊंगा आपसे इसके बारे में। देखो, जो ये इन्वेजन होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, या फिर बाहर से भी जितनी इन्वेजन हुई, अभी इन्वेजन कोई बहुत महान, तो कोई बहुत यूनिक इन्वेजन तो है नहीं, कोई बहुत बहुत महान इवेंट है। ठीक है, स्काइथियंस, पार्थियंस, बैक्ट्रियंस की पहले भी हो चुकी इन्वेजन, तो ऐसे उन्होंने भी यहाँ पर कल्चर को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा, काफ़ी टाइम तक वो लोग रहे। उन्होंने भी यहाँ पर मैट्रिमोनियल अलाइंसेस वगैरह बनाकर शादी करी, बच्चे पैदा करे, वंश आगे बढ़ाया, सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ये जो चीज़ें जितनी हो रही हैं, देखना वक्त कहाँ ले जाएगा अभी आपको। ये इन्वेजन जितनी हो रही है, ये इन्वेजन होते होते आगे चलते 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 आएगा आपका दिल्ली सल्तनत के बाद आपका मुगल एम्पायर, और उसके बाद अंग्रेज चले आएंगे। तब जाकर हिंदुस्तानियों को फाइनली 600-800 साल के बाद ये चीज़ की रियलाइजमेंट होगी कि यार देश में एक सेंट्रलाइज लेवल पर एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, पूरे देश की उस सरकार का चुनाव जनता करे, फिर अलग अलग प्रोविंसेस में भी सरकारें होनी चाहिए, लोकल उस प्रोविंस की, उस रियासत की जनता उसका उसकी नियुक्ति करे, उसका चुनाव करे। और ये पूरी प्रक्रिया होते 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 हमारे देश में लोगों के अंदर, जिसको सो कॉल्ड डेमोक्रेसी की भावना बोला जाता है, ये उससे उत्पन्न होगी। अभी लोगों को समझ में नहीं आएगी इस टाइम पर कि जब इन्वेजन हो रही है, जो भी हो रही है, क्योंकि नहीं भी होती अगर ये इन्वेजन, या अंग्रेज नहीं आते, जैसे अगर यूपीएससी कल को ये पूछे कि अंग्रेजों के आने से क्या फायदा हुआ, अंग्रेजों के आने से ये फायदा हुआ कि सेंट्रलाइज लेवल पर डेमोक्रेसी हमारे देश में एक जड़ की तरह बसी हुई है, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट की फॉर्म में, और राज्यों में भी ऐसे ही होता है। उसकी वजह से कानूनी व्यवस्था, या फिर अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, वो बहुत अच्छे से देखने को हमें मिलती है। हम यहाँ अभी बैठकर भगवान की कृपा से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अभी सुबह 7:06 पे बैठे हुए हैं 10 अक्टूबर को। इसराइल पैलेस्टीन में अभी ये वाला हाल नहीं चल रहा है। टूरिस्ट वहाँ घूमने गए हुए थे अभी, अभी नोटिफिकेशन आई थी सुबह 5:30 बजे मेरे पास, 15 टूरिस्ट मर गए वहाँ पे, बम गिर गया उनके सर के ऊपर। नागरिक ही वहाँ की सुरक्षित नहीं है, टूरिस्ट कहाँ से सुरक्षित होंगे? तो चौहान डायनेस्टी देन रिटायर्ड टू रणथंबोर एंड रूल्ड देयर इन डिमिनिशिंग ग्लोरी। मतलब बहुत जितना उन्होंने एक्सपेंशनिज्म अपने आप का कर रखा था, अब वो छोटा सिकुड़कर एक तितर बितर होकर रह गया था। बट इन 1301 सी अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड रणथंबोर एंड अप्रोचेड द लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ चौहान पावर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी कौन से डायनेस्टी से था? खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी। ठीक है,
इसने हॉर्सेस के कंटेक्स्ट में कौन सी पॉलिसी स्टार्ट करी थी? दाग। दाग सिस्टम, है ना। और मार्केट पॉलिसी बहुत अच्छी थी इसकी, ये हम पढ़ेंगे हाँ। अगले चैप्टर के अंदर। लगभग 15 साल तक 2 रुपए जितल अनाज के प्राइजेस थे इसने, परमानेंट प्राइजेस, है ना। और बहुत अच्छा फिगर था इतिहास के पन्नों में, काफ़ी मोटिवेटेड, और अपनी आइडेंटिटी भी चेंज करता है अपनी लाइफ में। ये सारी चीज़ें हम एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिटी इन द सेंस, उल मुल्क जो इसका दोस्त होता है, मैं आपको काफ़ी बार बता भी चुका हूँ ये वाली बात। जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में इसकी कोई इज्जत नहीं थी, है ना। पर्शियन और अरेबिक जो पोएट्स होते थे, जो लोग होते थे, जो उलेमाज होते थे, इसकी हर बात को टोकना, इसकी हर बात को काटना, नहीं तुम चुप रहो, तुम कम बोलो, तुम धीरे बोलो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। तो अपने दोस्त उल मुल्क से एक बार ये पूछता है कि यार ऐसा क्या मेरे से गुनाह हो गया, मेरी इज्जत क्यों नहीं करते यार ये लोग। उसने कहा ये तुम्हें जाहिल समझते हैं। और ये अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर जो बायोग्राफी, जो बुक्स लिखी गई हैं, उसमें जिक्र है इस बात का कि तुम्हें जाहिल समझते हैं, जाहिल। 1 साल तक जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में आता रहा था, 1 साल तक बिल्कुल चुप था कि कोई बात नहीं, जाहिल समझते हैं ना, कोई बात नहीं, मैं अपनी आइडेंटिटी को चेंज करूंगा। 1 साल तक बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोलता था। ठीक है भाई, मैं हूं, मैं जाहिल। कभी आता था, कभी नहीं आता था, कभी आता था, कभी नहीं आता था, कि जब इज्जत ही नहीं है तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। 1 साल के बाद ही लर्न ऑल द मेजर लैंग्वेजेस जो कि यूज होती थी खिलजी दरबार में, सारी की सारी। और उसके बाद इसको पता लगा कि पढ़ने से थिंकिंग कैसे बदलती है। इसने फिर बहुत तारीफें करी कि हर किसी को पढ़ना चाहिए, किताबों के साथ वक्त बिताना चाहिए, उससे नई नई थिंकिंग खुलती है, ठंडे दिमाग से बंदा निर्णय ले पाता है। और उसी के चलते फिर ये अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को सल्तनत से हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर देता है, उनका मर्डर करके, और खुद सत्ता में आकर बैठ जाता है। मूवीज़ के ऊपर 100% रिलाई मत करा करो। मूवीज़ में जैसी इसकी आइडेंटिटी दिखाई गई ना, बहुत क्रूर और वैसा करके, राजा महाराजा मज़े हैं तो मज़े तो करेंगे ही ना। अब अगर चित्तौड़ जैसी जगह के ऊपर कब्जा करा है, 4 रानियां वहाँ से छिन कर आ रही हैं, तो बिनते दिल तो बनता है ना रात को उनके साथ करना। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।